हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स को गहराई से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है और वादा रहा आज हम इसे इतने आसान तरीके से समझेंगे कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा और एग्जाम के लिए भी एकदम पक्का हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और पता लगाते हैं कि एक कैपेसिटर का वो सीक्रेट बूस्टर जो उसकी ताकत बढ़ा देता है आखिर है क्या। तो सबसे पहला और सबसे मजेदार सवाल, जरा सोचिए, एक इंसुलेटर मतलब एक ऐसी चीज जो बिजली को रोकती है, उसे कैपेसिटर की प्लेटों के बीच डालने से कैपेसिटर और भी पावरफुल कैसे हो जाता है। ये तो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है ना। आइए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस पहेली का जवाब उस इंसुलेटर के अंदर छिपे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की कहानी में है। तो चलिए सीधे इनकी कहानी समझते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा खेल याद करेंगे, रस्साकशी यानी टग ऑफ वॉर। बस इस एक खेल से पूरा टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि जो असली इलेक्ट्रिक फील्ड है E0, वो एक बहुत मजबूत टीम है जो रस्सी को एक तरफ खींच रही है। अब जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक को बीच में रखते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स एक छोटी सी हेल्पर टीम बना लेते हैं जो उल्टी दिशा में खींचना शुरू कर देती है। नतीजा क्या होगा? जो मेन टीम का जोर है यानी जो नेट फील्ड है वो थोड़ा कम हो जाता है। चलिए अब इसकी सटीक एनसीईआरटी परिभाषा देखते हैं जो एग्जाम में लिखने के लिए परफेक्ट है। ये कहती है कि डाइलेक्ट्रिक्स नॉन कंडक्टिंग पदार्थ हैं। जब उन्हें बाहरी फील्ड में रखा जाता है तो उनकी मॉलिक्यूल्स में एक डाइपोल मोमेंट पैदा हो जाता है। इसका असर ये होता है कि डाइलेक्ट्रिक की सतह पर नेट चार्ज आ जाता है जो एक ऐसा फील्ड बनाता है जो बाहरी फील्ड का विरोध करता है। तो अगर इसी पूरी बात को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझे तो जब भी किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स स्ट्रेच हो जाते हैं और एक उल्टी दिशा में अपना खुद का छोटा सा इंटरनल फील्ड बना लेते हैं, बिल्कुल हमारी रस्साकशी वाली हेल्पर टीम की तरह। तो अब जब हम कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, आइए इसके पीछे की फिजिक्स को स्टेप्स और फॉर्मूला में तोड़कर समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। तो देखिए ये होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारे पास एक चार्ज्ड कैपेसिटर है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। फिर हम बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं। इससे स्लैब के मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाते हैं। इस वजह से स्लैब की सतहों पर इंड्यूस्ड चार्जेस आ जाते हैं। ये इंड्यूस्ड चार्जेस एक उल्टा अपोजिंग इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EP बनाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अब अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होकर E=E0-EP हो जाता है। तो इसका सीधा नतीजा क्या होगा? याद कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस V का फॉर्मूला होता है V=E/D। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E कम हो गया है तो V का क्या होगा? जाहिर है वो भी कम हो जाएगा। अब आता है असली सवाल। कैपेसिटेंस का मास्टर फॉर्मूला है C=Q/V। मान लीजिए कैपेसिटर को बैटरी से हटा दिया है तो उसका चार्ज Q तो कांस्टेंट है, लेकिन हमने अभी देखा कि V घट गया है। तो अगर इस फॉर्मूला में डिनोमिनेटर यानी V कम हो जाता है तो कैपेसिटेंस C का क्या होना चाहिए? जरा सोचिए। बिल्कुल सही, C को बढ़ना ही होगा, क्योंकि जब आप किसी नंबर को एक छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट बड़ा आता है। और यही वो राज है कि क्यों एक इंसुलेटर कैपेसिटर को और मजबूत बना देता है। और जिस फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है उसे हम एक खास नाम देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे K से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला है K=E0/E। वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 होती है और किसी भी डाइलेक्ट्रिक पदार्थ के लिए हमेशा 1 से ज्यादा होती है। और इसी से हमें हमारा अंतिम और सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है जो सारे न्यूमेरिकल्स की चाबी है। नई कैपेसिटेंस C' पुरानी कैपेसिटेंस C का K गुना होती है। C'=K/C। बस इतना ही। कितना आसान है। चलिए इस फॉर्मूला को एक छोटे से एग्जाम्पल से पक्का कर लेते हैं। मान लीजिए ओरिजिनल कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है और हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाला जिसका K=5 है। तो नई कैपेसिटेंस क्या होगी? C'=5 × 2μF, जो कि 10μF होता है। देखा कितना सिंपल है। ठीक है,
अब हम अपने अंतिम सेक्शन पर आते हैं, जिसमें हम उन आम गलतियों पर ध्यान देंगे जो एग्जाम में मार्क्स कटवा सकती हैं। इन्हें हम कहेंगे साइलेंट किलर्स। पहली गलत सोच कि डाइइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। ये गलत है। सही बात यह है कि ये फील्ड को सिर्फ कम यानी रिड्यूस करता है। फील्ड को पूरी तरह जीरो तो केवल एक कंडक्टर के अंदर किया जा सकता है। दूसरी गलत सोच कि डाइइलेक्ट्रिक के अंदर फ्री चार्जेस होते हैं जो चलते हैं। ये भी गलत है। आवेश फ्री नहीं बल्कि बंधे हुए यानी बाउंड होते हैं। वे बस अपनी जगह पर स्ट्रेच होते हैं, बहते नहीं हैं। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सीधे चैप्टर 7 के एसी सर्किट से जुड़ता है, जहां कैपेसिटर्स एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं और डाइइलेक्ट्रिक्स उन्हें और ज्यादा एनर्जी सेफली स्टोर करने में मदद करते हैं। तो इस पूरे टॉपिक के 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स जो हमेशा याद रखने हैं वो हैं: पहला, डाइइलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइज्ड हो जाते हैं। दूसरा, इससे एक अपोजिंग इंटरनल फील्ड बनता है। तीसरा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस V घट जाते हैं। और चौथा, कैपेसिटेंस K गुना बढ़ जाती है। और अंत में एक सोचने वाला सवाल, अगर डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को इतना अच्छा बढ़ाता है तो हम ऐसा मटेरियल क्यों नहीं ढूंढ लेते जिसका K बहुत ही ज्यादा या इन्फिनाइट हो? ऐसा करने में क्या प्रैक्टिकल समस्याएं आ सकती हैं? इस पर सोचिएगा और खोजिएगा कि रियल वर्ल्ड में क्या लिमिटेशंस होती हैं।